हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करूंगा आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, डिटर्मिनेंट का मैं एक पार्ट दे चुका हूं। पहला पार्ट मैं दे चुका हूं। आज ये बेटा पार्ट नंबर 2 है, जिसमें मैं डिटर्मिनेंट के आपको बेसिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक वर्ग आव्यूह का सारणिक, कि हम एक आव्यूह का हम डिटर्मिनेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, किस प्रकार से बनाते हैं, लिखते हैं, वो बताने वाला हूं। ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टीज बताने वाला हूँ डिटर्मिनेंट की, जो आपने बेसिकली 12th में भी पढ़ी होंगी। उन्हीं का बेसिक यूज होगा क्वेश्चन में, जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है। यहां से आपका एक 10 नंबर का क्वेश्चन बनना है, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना। बस ये चाहता हूं, बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करना। ठीक है। फिर देखो, अगला है प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ द सेम ऑर्डर। दो समान कोटि क्रम के सारणिकों की हम गुणा करना सीखेंगे। आ रही है बात समझ में? तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। फिर हम 2-4 क्वेश्चन भी लेंगे, एग्जांपल लेंगे, जो कि बहुत ज्यादा अच्छे हैं, हर पेपर में हर साल पूछे जा रहे हैं। ठीक है। तो ये हम कंप्लीट करने वाले हैं। वीडियो बड़े इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को जरूर देखना शुरू से लास्ट तक। जिन बच्चों ने पहला पार्ट नहीं देखा है, वो जाकर अपने देख लो, उसे कंप्लीट देखो, सेकंड को देखो। फिर ठीक है, आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन वगैरह भी सारी चीजें कराई जाएंगे। बच्चों के जो एक कमेंट आ रहे थे कि सर हमें क्वेश्चन वगैरह बता दो, कहां से करने। तो देखो, क्वेश्चन जगह वगैरह जो अगर आपको करने हैं, तो मैंने बताया था, मैंने अमेजोन से कैंडल का सब्सक्रिप्शन ले रखा है। तो वहां पर आप BCA की जो ये वाली बुक है कृष्णा प्रकाशन की, ये मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं। इसके अनुसार आप कर सकते हैं। मैं भी क्वेश्चन इसी के अनुसार करा रहा हूं। तो किंडल का सब्सक्रिप्शन ले लो, या ऑफलाइन मार्केट से BCA फर्स्ट सेमेस्टर की JP चौहान जी की बुक आती है, ये आप लेकर आ सकते हैं। इसमें अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। फिर देखिए, चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट, बिना वक्त गवाए। वीडियो अच्छी लगे शेयर कर देना। ठीक है। तो देखिए जी, यहां हम क्या करने वाले हैं, ये दे रखा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, वर्ग आव्यूह होती है, उसका हम डिटर्मिनेंट बनाने वाले हैं कि इसका डिटर्मिनेंट कैसा होता है और उसे हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में भी थोड़ा थोड़ा आपको बताया था। ठीक है। तो देखिए, वर्ग आव्यूह कौन सा होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है, जहां रो और कॉलम के जो नंबर होते हैं वो सेम होते हैं, जहां रो और कॉलम की जो संख्या होती है बेटा बराबर होती है। जैसे मान लो मैंने एक आव्यूह लिखा, एक ए आव्यूह लिखा, 1 2 3 4 5 6 8 7 9, मैंने ये लिख दिया। तो बेटा ये जो आव्यूह है मेरा, ये जो डिटर्मिनेंट है, ये है मेरा स्क्वायर। ये जो मेरा आव्यूह है, ये जो मेरा मैट्रिक्स है, ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या है ये? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्योंकि बेटा देखो, इसमें 1 2 3 ही इसमें रो हैं और 1 2 3 ही इसमें कॉलम है। आ रही है बात समझ में? तो हम इसको डिटर्मिनेंट में कैसा कन्वर्ट कर देंगे, या इसको हम किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं, वो हमारा पहला पॉइंट होगा। आ रही है बात समझ में? तो मैं एक जनरल डिटर्मिनेंट ले रहा हूं। अब मैं एक जनरल मैट्रिक्स ले रहा हूं, जिसे आप सोल्व कर सकते हो। देखो, अगर 2x2 का है, जैसे मैंने एक आव्यूह लिया 2x2 का, A11 A12 A21 A22, तो बेटा अगर मैं इसे सोल्व करूंगा डिटर्मिनेंट को, देखो ये तो सोल्व होगा नहीं, इसमें तो केवल हम बता सकते हैं इसमें 1 और 2 इसमें रो है और 2 ही इसमें कॉलम है, और जो इसका ऑर्डर है, क्रम है या कोटि है, वो है इसकी 2x2 की, इसमें 2 ही रो है और 2 ही कॉलम है। अब बेटा इसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करने के लिए केवल मेरे को ये कर देना होगा, A11 A12 A21 और A22। आ रही है बात समझ में? तो ये भी क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स, और ये क्या है कि स्क्वायर डिटर्मिनेंट। आ रही है बात समझ में? तो अब मैं इसे सोल्व कैसे करूंगा? देखो, ये सोल्वेबल नहीं है। मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि ये सोल्वेबल नहीं है, मैट्रिक्स सोल्वेबल नहीं होती, उसे हम हल नहीं कर सकते हैं। और जो हमारी डिटर्मिनेंट है, उसे हम हल कर सकते हैं, वो सोल्वेबल होता है। तो अगर ये 2x2 का है डिटर्मिनेंट, तो इसे मैं कैसे सोल्व कर सकता हूं? तो देखो, बड़े आसानी से सोल्व कर सकता हूं। इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, A11 इंटू A22 माइनस, फिर यहां इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, A21 इंटू A12। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से तो हम कोई भी 2x2 का डिटर्मिनेंट है वो सोल्व कर सकते हैं। ये तो मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था। ठीक है। इसे मैं रफ कर रहा हूं, नोट कर लेना है तो। ठीक है। अब मान लो तुम्हारे पास कोई भाई 3x3 का मैट्रिक्स है। मान लो ये एक मैट्रिक्स है आपके पास, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। तो अगर ये डिटर्मिनेंट, ये मैट्रिक्स है कि इसको आपको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करो और उसे सोल्व करो। तो बेटा देखो, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और
3 3। ये जो है लिख रहा हूं ना मैं, ये कोई एलिमेंट है, यहाँ कोई नंबर भी दे सकता, जैसे 2 3 4 5 6 ऐसा करके कोई भी नंबर दे सकता। तो आपको यही मेथड लगाना। आ रही बात समझ में? अब देखो इसमें 3 ही रो हैं, 3 ही कॉलम है, सोल्वेबल है। और ये स्क्वायर आपका डिटर्मिनेंट है। कैसा है डिटर्मिनेंट है? स्क्वायर डिटर्मिनेंट, क्योंकि इसमें 3 ही रो हैं और 3 ही आपकी कॉलम है। आ रही बात समझ में? तो देखो बड़ा आसान है इसे सोल्व करना। देखो डिटर्मिनेंट की पहचान होती है, इसे सोल्व करना आप चाहे तो रो के अनुसार इसे सोल्व कर लो, चाहे इसे कॉलम के अनुसार सोल्व कर लो। आ रही बात समझ में? अकॉर्डिंग टू कॉलम भी आप इसे सोल्व कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू रो भी इसे सोल्व कर सकते हैं। देखो फटाफट यहां देखो, ये मैं इसको देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और ये प्लस माइनस प्लस, ये जो 4 एलिमेंट होते हैं ये तो होते हैं माइनस के। आ रही है बात समझ में? बेसिकली ये जो डायगोनल होते हैं ये होते हैं आपके प्लस प्लस के, आपको ये याद रखना। तो बेटा अगर इसे आप R1 के अनुसार सोल्व कर रहे हो, R1 या C1 या C2 या C3, R1 R2 R3 किसी के भी अनुसार सोल्व कर लो, आंसर सबसे सेम ही आना, आंसर सबसे सेम ही आना है। तो देखो जैसे मैं कर रहा हूं इसे अकॉर्डिंग टू R1, अकॉर्डिंग टू R1 कर रहा हूं, तो ये पहला R1 में मेरे ये एलिमेंट आ रहे हैं सारे। देखो यहां पर मैंने काट दिया, तो पहला पॉइंट मेरा प्लस का है, तो प्लस का A11। आ रही है बात समझ में? फिर डिटर्मिनेंट लगेगा, इससे ये खत्म और इससे ये खत्म, तो ये A22 और A23 और A32 और A33। आ रही है बात समझ में? फिर देखो ये दूसरा पॉइंट किसका रहता माइनस का, तो A12, तो इससे मेरा क्या हो जाएगा, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम खत्म, तो एक ये दोनों एलिमेंट आ जाएंगे A21 A23 A31 और A33। आ रही है बात समझ में? फिर ये तीसरा एलिमेंट रहता मेरा प्लस का, तो A13, तो देखो इससे पहली रो तीसरा कॉलम, अब ये जो बीच का होगा ये लिख दो आप, A21 और A22 और A31 और ये 3 2। ठीक है, तो बेटा ये 3 क्रॉस 3 का इस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं। भाई अब 2 क्रॉस 2 का जैसा मैंने अभी सोल्व करना बताया था कि इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, ऐसा करके आप इसे आराम से सोल्व कर सकते हो। तो ये सारी चीज तो बेटा मैंने फर्स्ट पार्ट में भी बताई थी। तो ये तो हमारा पहला पॉइंट हो गया जो हमने फर्स्ट पार्ट में भी थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया था, इसे मैं रफ कर रहा हूं। अब देखो यहां जो इंपॉर्टेंट है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। क्या इंपॉर्टेंट है यहां पर? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। देखो ढेरों सारी यहां पर प्रॉपर्टी है जो बच्चों को याद करवाई जाती है या बता दी जाती है कि ना रट लो, तो रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर 12th में पढ़ है तो कोई भी आपको जरा सी दिक्कत नहीं पड़ेगी, और जो बच्चे 12th में नहीं पढ़ कर आए तो हो सके उनके थोड़ा सा समझने में थोड़ा टाइम लगे। देखो ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं है, मेरे अनुसार केवल 4 से 5 प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए और बाकी आपका डिटर्मिनेंट बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे, इसकी प्रॉपर्टी आपको आराम से समझ में आ जाएंगी। तो अब जो हमारा हमने पहले तो क्लियर कर लिया, 3 क्रॉस 3 से ज्यादा कभी ये पूछेगा भी नहीं पेपर में कि कोई आपको 4 क्रॉस 4 का या 5 क्रॉस 5 का 6 क्रॉस 6 का आपको डिटर्मिनेंट दे रहा है कि इसे सोल्व करो। ठीक है, और जब भी ये कभी कभार पूछ लेगा तो जब भी आपको पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा आपका एक तरीके से, मेरे अनुसार वो पूछा जाएगा 5 नंबर का या 4 नंबर का, तो उसके लिए एक सेपरेटली वीडियो बना देंगे। बाकी 3 क्रॉस 3 से ऊपर का आज तक कोई पूछा गया नहीं है पेपर में। ठीक है, और अब भी चांस नहीं है। तो अभी फिलहाल हम जो पढ़ेंगे इसमें पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। क्या पढ़ेंगे अब? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, सारणिक के गुणधर्म। ठीक है, हिंदी इंग्लिश सारी चीजें आपको दोनों में बताई जाएंगी। तो देखो पहली प्रॉपर्टी जो मेरे अनुसार आपको याद रखनी है वो ये है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में भी थोड़ा सा बताया था कि कोई भी आपका डिटर्मिनेंट हो, जैसे मैंने लिख दिया ये एक डिटर्मिनेंट लिखा है बेटा, अगर उसकी कोई भी रो या कोई भी कॉलम, जैसे इसमें देखो R1 के सभी एलिमेंट शून्य है, तो उस डिटर्मिनेंट की डायरेक्ट वैल्यू भी क्या होगी? शून्य होगी। क्या होगी? शून्य होगी, 0 होगी। जैसे इसमें R1 के सभी एलिमेंट क्या 0, तो इस बेटा इसका भी क्या होगा? 0 होगा। अब ये हम प्रूफ भी कर सकें पर वीडियो हमारी बहुत लेंथी हो जाएगी अगर आप प्रूफ करोगे। देखो कैसा है, क्योंकि अगर मैं इसे R1 के अनुसार सोल्व करता हूं तो बेटा अभी हमने क्या देखा था, ये एलिमेंट हम बाहर ले रहे थे, फिर मान लो इससे ये खत्म और इससे ये खत्म, ये 4 ले लिए अंदर के। देखो देखते रहे ना, फिर ये एलिमेंट लिए, इससे ये खत्म फिर 4 ले रहे थे। तो जब बाहर ही हमारा 0 तो अंदर तो बेटा ऑटोमेटिकली कुछ भी है तो बाहर हमारा अगर 0 है तो वो 0 ही बना देगा पूरे को। आ रही है ना बात समझ में? तो इस प्रकार से अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम में मान लो तुम्हें यहां भी 0 देखने के लिए मिल जाए इस प्रकार से कि यहां भी 0 यहां भी 0, तो या तो किसी रो या किसी कॉलम के अगर सभी एलिमेंट आपके शून्य हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट की डायरेक्ट वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। क्या होगी? 0 होगी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो अगली प्रॉपर्टी देख लो जो मेरे अनुसार मैं बता रहा हूं आपको जो इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में जैसे 3 3 3 3 3 3 और ये 1 2 3 ऐसा करके कोई भी डिटर्मिनेंट में आपके कोई भी रो या कोई भी कॉलम के अगर एलिमेंट आपके सेम हो जाए, जैसे यहां देखो R1 और R2
यहाँ पर भी 3 है, यहाँ भी 3, यहाँ भी सब जगह आपको 3 देखने के लिए मिल रहा है। कहीं आपको 4 4 4 देखने के लिए मिले, 5 5 5 या कोई भी नंबर आपको देखने के लिए, प्लस या माइनस कैसा भी नंबर आपको देखने के लिए मिल जाए पर वो हो सेम, तो बेटा उसकी भी डायरेक्ट वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। क्या होती है, 0 होती है। आ रही बात समझ में? देखो यहाँ मेरे R1 और R2 दोनों सेम है, दोनों क्या है मेरे सेम, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या होगी, शून्य होगी। क्या होगी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी शून्य होगी, 0 होगी। आ रही है बात समझ में? अब ये चीज आपकी कॉलम में भी हो सकता है, रो या कॉलम किसी में भी। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है, एक प्रॉपर्टी तो आपकी ये हो गई, बड़ी आसान सी प्रॉपर्टी है। ठीक है, फिर देखो एक प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी हम देखेंगे। अगर मैं ये कर रहा हूं, देखो 1 2 3 3 2 1 और 1 5 6, अगर मेरे को कोई भी रो या कॉलम में इंटरचेंज करना है, मान लो मेरे को रो से रो में, इस वाली रो को जो मेरी R2 है भाई, इसको हम दिखाते हैं R1 से, इसको दिखाते हैं R2 से, इसको दिखाते हैं R3 से। ये मेरी C1 हो गई, ये मेरी C2 हो गई, ये मेरी C3 हो गई। अगर मैं R2 को ऊपर ले जाऊं और R1 को नीचे ले जाऊं, अगर मैं इन दोनों का इंटरचेंज कर दूं, और इंटरचेंज का मार्क होता ऐसा, R1 इंटरचेंज R2, अगर मैं ऐसा कर दूं तो डिटर्मिनेंट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बस वो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। आ रही बात समझ में? देखो जैसे मैंने ये कर दिया, मेरे यहाँ पर R1 से मैं R2 को इंटरचेंज कर रहा हूँ, तो ये मैं लिख रहा हूँ पहली जगह 3 2 1 1 2 3 1 5 6। अब मान लो मैंने इस डिटर्मिनेंट को सोल्व किया, इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करने के बाद मान लो मेरा 20 आया। अब बेटा यहाँ भी 20 आएगा, बट वो क्या आएगा, माइनस का। क्या आएगा, माइनस का। ये चीज आप प्रूफ भी कर सकते हो, ना रटने की आवश्यकता नहीं है भाई। मान लो कोई भी डिटर्मिनेंट मानो और उसके रो कॉलम चेंज कर दो, रो कॉलम क्या कर दो, चेंज कर दो, वो सॉरी रो को चेंज कर दो, तो आपस में क्या हो जाएगा, वो माइनस का, केवल नेगेटिव साइन आ जाएगा। ये हम 2 क्रॉस 2 पे भी देख सकते हैं। देखो जैसे मैंने मान लो एक डिटर्मिनेंट में छोटा सा ले रहा हूं 1 2 3 4, अगर मैं इसे सोल्व कर रहा हूं तो देखो यहाँ मेरा क्या आ रहा है, 4 1 जा 4 और माइनस 3 2 जा 6, यहाँ आ रहा मेरा माइनस का 2। क्या आ रहा है, माइनस का 2। अब देखो मैं इसका क्या है, रो को आपस में इन्हें चेंज कर रहा हूँ, इन्हें ऊपर ले जा रहा हूँ, 3 4 1 2। मैंने क्या किया, जो मेरी R2 है इसे R1 बना दिया और R1 को R2 बना दिया। अब बेटा अगर मैं इसे चेंज कर रहा हूँ तो देखो केवल जो हमारा आंसर तो सेम आएगा, पर जो हमारा चेंज आएगा वो माइनस प्लस का आएगा। देखो इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी 6 आ गया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी 4 आ गया, तो ये बेटा प्लस का 2 आ रहा है ये, और ये माइनस का 2, ये प्लस का 2 ये माइनस का 2। आ रही है बात समझ में? तो केवल इतना फर्क होता है, साइन चेंज हो जाते हैं हमारे। क्या हो जाते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं। अगर मैं दोबारा से यहाँ पर R2 को R3 में या R2 को R1 में चेंज करूं, तो जैसे यहाँ पर ये नेगेटिव आया, यहाँ डिटर्मिनेंट क्या आएगा, नेगेटिव आया, तो एक और बार क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। आ रही है बात समझ में? अगर मैं एक और बार चेंज करता हूं तो। क्लियर है वाली बात? तो ये आपकी जो है प्रॉपर्टी क्या थी, ये थर्ड, ये क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 3। तो ये भी आप देख सकते हैं, इसे मैं रफ कर रहा हूं। ठीक है, देखो पहली चीज तो ये है, मेरे अनुसार यहाँ क्या है, ज्यादा चीजें अगर याद करने में जाओगे, थोड़ी सी चीजें याद करने में जाओगे, तो हो सकता आप इसे भूल भी जाओ, हो सकता आप इसे भूल भी जाओ। बस मेरा मानना यह है कि चीजें जब आप क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करोगे तो वहां आपकी क्या होगी, जितनी प्रैक्टिस होगी तो थोड़े से क्वेश्चन आपके माइंड में बैठ जाएंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो जितना हो सके क्वेश्चन ज्यादा करने की कोशिश करें। तीसरी प्रॉपर्टी आपकी ये हो गई। देखो चौथी प्रॉपर्टी भी बड़ी आसान है। अगर मान लो मैं किसी भी रो को किसी भी कॉलम में कन्वर्ट कर दूं, जैसे हम हानि करते थे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स करते थे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स में परिवर्ताव्यू में, कि भाई हम जैसे परिवर्त क्या होता था कि मेरी R1 है तो उसे मैं C1 में कन्वर्ट कर दिया, और R2 है उसे C2 में, R3 है C3 में कर दिया। तो बेटा वहां भी क्या है, वहां भी हमारा क्या होता था, वहां हम आपस में चेंज करते। तो अगर मैं यहां चेंज करता हूं तो यहां भी मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। आ रही बात समझ में? ये याद रखना। अब बेटा एक प्रॉपर्टी काफी बार हम ये भी यूज कर देते हैं, जैसे ABCDEF, ये लिख दिया मैंने, फिर यहां लिखा B+C, यहाँ C+A या A+B, यहाँ लिख दिया मैंने ये। तो इसको मैं कन्वर्ट करके बेटा ऐसा भी लिख सकता हूँ। देखो ये मेरी जो C1 C2 इन दोनों को मैं सेम लिखूंगा, ACEBDF, और ये वाले जो है ये टूट जाएंगे ऐसे BCA, और यहाँ प्लस लगा दो, अगर यहाँ प्लस है तीनों जगह, और ये दोनों सेम लिख दो, ABCD
ई एफ और ये सी और ये ए और ये बी। आ रही बात समझ में? तो अगर आप इसे सोल्व करोगे जब भी आंसर सेम आएगा, इन दोनों को ऐसा अलग अलग करके सोल्व करोगे जब भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, एक प्रॉपर्टी इसी में और लिंक कर देते हैं। अगर यहाँ माइनस दे रखा है, अगर यहाँ माइनस दे रखा तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला देखो ये जो प्लस है यहाँ पर ये वाला पॉइंट आ जाएगा बस माइनस, ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा माइनस का आ जाएगा। ठीक है, एक प्रॉपर्टी आपकी ये थी। ठीक है, बाकी देखो आपको बहुत सारी प्रॉपर्टी दे रखे, कुछ भी ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं, कोई भी हम ज्यादा क्वेश्चनों में प्रॉपर्टी वगैरह नहीं लगाएंगे। जो मैंने इस वीडियो में बताई है बस बेसिक बेसिक आप ये देखते चलें। ठीक है, अगर वीडियो में आपको मजा आ रहा ना तो वीडियो को फटाफट से लाइक करते रहो और शेयर करते रहना। ठीक है, अब देखो ये वाला पोर्शन भी हमारा हो गया, और जो बेसिक कोई एक दो क्वेश्चन में यूज होगी तो उसे हम अलग से देख लेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज में ज्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, प्रॉपर्टीज आप एक बार पढ़ लेना। ठीक है, फिर देखो आते हैं हम तीसरे वाले क्वेश्चन पर। तीसरे वाला जो मैंने पॉइंट यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है, लिखा हुआ है, ये भी कोई इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि जो बच्चे मैट्रिक्स थोड़ा सा पढ़कर आए उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो ये है प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ द सेम ऑर्डर। दो समान क्रम के, दो समान कोटियों के हम सारणिक की गुणा कैसे करते हैं, दो समान क्रम के सारणिकों की हम गुना कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए भाई दो हमने डिटर्मिनेंट लिए जिनके ऑर्डर क्या है सेम है, जिनके ऑर्डर क्या है सेम है। जैसे मैंने यहां पर ले लिया ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 और ये c3, इसको मैंने नाम दे दिया a। आ रही बात समझ में? एक बी डिटर्मिनेंट ले लिया हमने, ये यहां पर सिंपल ले लेते हैं a b c और D E F G H I, ये मैंने ले लिया। ठीक है, तो अगर देखो इसका बेटा इसका ऑर्डर क्या 3x3 है और इसका ऑर्डर भी क्या है 3x3। अब क्या है कि इन दोनों डिटर्मिनेंट की मल्टीप्लाई करो, इन दोनों डिटर्मिनेंट की मल्टीप्लाई करो। तो इनकी मल्टीप्लाई भी बड़ी आसान है, जैसा आव्यू में होता था वैसे ही यहाँ जैसे मैट्रिक्स में होता था ना मल्टीप्लाई, सेम एज इट इज होना है यहाँ पर। देखो डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। अब मल्टीप्लाई करनी बड़ी आसान है, पहली रो की पहली कॉलम से कर दो, पहली रो की पहली कॉलम से, पहले एलिमेंट की पहले से। तो a1 की मल्टीप्लाई a से, आ रही बात समझ में, प्लस b1 की मल्टीप्लाई b से, क्योंकि पहली रो है और पहला कॉलम, वो पहली रो और पहला कॉलम है। तो a1 की इससे कर दी, b1 की d से कर दो। अब c1 की किससे करनी, g से, c1 की कर दो g से। तो पहली रो पहला कॉलम, काम खत्म हो गया। देखो अगर दिक्कत पड़ रही है तो इसे चाहे यहाँ लिख लो, ऐसा लिख लेता हूँ मैं, यहाँ डिटर्मिनेंट बी को मैं यहाँ लिख लेता हूँ a b c और ये d e f और ये g h i। तो पहली रो की पहली कॉलम से कर दी, फिर पहली रो की दूसरी कॉलम से, पहली रो की दूसरी कॉलम से करो यहाँ पर फटाफट। देखो थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना। अब देखो पहली रो की दूसरी कॉलम से करेंगे तो a1 b b1 e b1 e, बीच में प्लस लगना ये ध्यान रखना, b1 e। अब c1 h प्लस c1 h। आ रही है बात समझ में? फिर देखो अगर मैं इसकी करूंगा पहली रो की तीसरी कॉलम से, उसे यहां लिख देना ऐसी। फिर देखो दूसरी रो की पहली कॉलम से, दूसरी रो की दूसरी कॉलम से और दूसरी रो की तीसरी कॉलम से। मैं डायरेक्टली यहां पर लिख रहा हूं दूसरी रो की पहली कॉलम से और दूसरी रो की दूसरी कॉलम से, फिर दूसरी रो की तीसरी कॉलम से। आ रही बात समझ में, क्लियर है? फिर देखो यहां पर तीसरी रो की पहली कॉलम से, तीसरी रो की दूसरी कॉलम से, तीसरी रो की तीसरी कॉलम से। आ रही बात समझ में? इस तरीके से हम इनका प्रोडक्ट करते हैं, इस तरीके से हम इनका प्रोडक्ट करते हैं। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? जरा सी भी आपको कैमरे में दिख ही रहा होगा, देख पा रहे होगे आप या नहीं देख पा रहे? हाँ बिल्कुल साफ साफ आपको दिख रहा है। ठीक है जी, ये वाली बात अगर क्लियर है तो ये देखो ये बेसिक था इस पूरे उसका बताने के लिए, जो आपकी अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी। ठीक है, इसे मैं रफ कर रहा हूँ, आप नोट कर लेना या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो देखो एक बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं जो काफी बार पेपर में पूछा गया है, काफी बार पेपर में पूछा गया है। देखिए जी, ये रहा क्वेश्चन मेरे सामने, ये एग्जाम्पल है नोवा, एग्जाम्पल नोवा है। ये दे रखा है आपको इवेलुएट करना है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और ये ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और ये 1 ओमेगा स्क्वायर और ये 1 और ये ओमेगा। ठीक है, ये करें इसे इवेलुएट कीजिए। अब व्हाट इज ओमेगा, ये चीज़ आप जानते हैं कि ओमेगा क्या है, ये मैं आपको बता दूं पहले
क्लास 11th में आपने सम्मिश्र संख्या वाला कॉम्प्लेक्स नंबर वाला टॉपिक पढ़ा होगा, तो वहां आपने दो रिजल्ट देखे होंगे, एक तो ये ओमेगा स्क्वायर ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 और ये एक ओमेगा की क्यूब प्लस 1 बराबर 0। ये दो रिजल्ट हुआ करते थे वहाँ। क्या हुआ करते थे वो वहाँ? ये दो रिजल्ट हुआ करते थे। तो बेसिकली ये क्वेश्चन बार बार पेपर में इसीलिए पूछा जाता है कि जिन बच्चों के रिजल्ट नहीं पता होंगे तो वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये रिजल्ट जिन बच्चों को पता होंगे, मैं पहले बता दूं इनकी जो वैल्यू होती है, देखो इन पर हम ज़्यादा डिस्क्राइब में जाएंगे नहीं, ज़्यादा डीप में जाएंगे नहीं, क्योंकि फिर लेंथी हो जाएगी वीडियो हमारी कि कहाँ से आए, कैसे कैसे इनका इतिहास है, उसमें ज़्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है। बस ये दो रिजल्ट आपको याद रखने हैं। फिर बेसिकली आपको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज कर देनी है। अब देखो मेरे को यहाँ दिख रहा है, यहाँ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा, तीन ही चीज देखने के लिए मिलेंगी आपको। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, तो तीन ही चीज, एक तो 1 देखने के लिए मिल रहा, ओमेगा देखने के लिए मिल रहा, ओमेगा स्क्वायर देखने के लिए मिल रहा। अब देखो यहाँ मेरे पास दो प्रॉपर्टी बन सकती है, या तो R1 में मैं जोड़ दूं R1 प्लस R2 प्लस R3, या C1 में मैं जोड़ दूं C1 प्लस C2 प्लस C3। अब देखो इनका मीनिंग क्या होता है, जब ये वाला मार्क लगाते हैं हम, इससे पहले जो लिखा होता है, इससे जो पहले लिखा होता है उसमें हम इंटरचेंज करते हैं, उसमें हम चेंज करते हैं। देखो जैसे यहाँ लिखा R1, तो इट मीन जो भी काम हमें करना R1 में करना, यहाँ लिखा हुआ C1, तो जो भी काम करना हमें C1 में। अब देखो इन दोनों में से कोई एक लगानी है, इन दोनों में से कोई एक लगानी है। आ रही बात समझ में? या तो आप इसे लगा लो या आप इसे लगा लो। इसे लगाओगे तो ये नहीं लगानी, इसे लगाओगे तो ये नहीं लगानी। अब जैसे मैं रो वाली लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ? रो वाली लगा रहा हूँ। तो देखो बेटा इसे सोल्व कर रहा हूँ मैं, यहाँ R1 में चेंज करूंगा, R2 और R3 मेरे सेम रहेंगे, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 और ये ओमेगा, ठीक है। मैंने डायरेक्टली इसे R2 और R3 को सेम लिख दिया। R1 में मैं चेंज क्या कर रहा हूँ? R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों रो को मैं जोड़ रहा हूँ, तीनों रो को मैं जोड़ रहा हूँ। तो यहाँ मेरा बना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब देखो यहाँ भी मैं जोड़ रहा हूँ, तो यहाँ भी मेरा क्या बना? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ भी मैं जोड़ रहा हूँ तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि इसकी जो वैल्यू होती है क्या होती है? 0 होती है। तो 0 0 0 एंड ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर और 1 और ये ओमेगा। अब आप इसको डायरेक्ट क्या लिखोगे? फटाफट कमेंट कर दो, आप क्या लिखोगे? सिर्फ 0 लिखोगे, क्योंकि मैंने अभी प्रॉपर्टी आपको बताई थी, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट बताया था कि अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सभी एलिमेंट शून्य हो जाते हैं, जैसे यहाँ पर R1 के देखो ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, तो बेटा उसकी जो वैल्यू होगी क्या होगी? 0 होगी। क्या होगी? उसकी वैल्यू 0 होगी। आ रही है बात समझ में? तो फटाफट से इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। अब आपको सोल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर मजा आ गया तो फटाफट से या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसे नोट कर लो फटाफट से, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन था हमारा जो काफी बार पेपर में, ये क्वेश्चन भी काफी बार इसलिए एग्जांपल लिया मैंने, काफी बार ये पेपर में पूछा भी गया, ठीक है। तो अब जो अगला पार्ट आएगा, अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो, अगला पार्ट आएगा तो एक अच्छा सा कमेंट छोड़ना, वीडियो को शेयर करना। अगला पार्ट आपका जब आएगा, और देखो अगले पार्ट में मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज लूंगा, जैसे आपकी अभी 1.1 हुई है, 1.2 उसमें कंप्लीट कराऊंगा। अगर आपको मजा आ रहा है तो फटाफट से शेयर कर देना, ठीक है। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। जो चीजें मैंने बताई मैं आशा करूंगा आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल से जुड़े रहिए, फटाफट से जुड़ जाइए और वीडियो फटाफट से आती रहेंगी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।